हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 एमसीक्यूज। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ 2020 सीरीज ऑफ एमसीक्यूज, जहां हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यू को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये सारे ही एमसीक्यूज जो है वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 ऐसे ही एमसीक्यूज को। So the very first one is the end contraction results in the elongation of a muscle while the muscle is still generating force. In effect, resistance is greater than force generated. यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं जहां पर लेंथनिंग हो रही है या फिर मसल इलोंगेशन हो रहा है, मसल की लेंथ बढ़ रही है, तो उसे क्या कहते हैं। जब भी आप कोई ऐसा वर्कआउट करते हैं जहां पर आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन होता है, जैसे अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हैं जो कि आपको इमेज में दिख रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन में आप दोनों ही चीजें करते हैं, अपने आर्म को आप फ्लेक्स भी करेंगे और फिर वापस से उसका जो है इलोंगेशन भी करते हैं, यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही होते हैं। तो ड्यूरिंग फ्लेक्शन जो है वो होता है कॉन्सेंट्रिक, और जब आप वहां पर इसका एक्सटेंशन करते हैं एल्बो का, दैट इज लेंथनिंग ऑफ मसल विच इज कॉल्ड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में आती हैं। उसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा हुआ है रेंज ऑफ मोशन इन एंड अराउंड द जॉइंट्स इज नोन एज। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जब भी आप जॉइंट के अराउंड रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वो हमेशा होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दो तरह से होती है, एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इन दोनों में डिफरेंस ये है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी जो आप रेंज ऑफ मोशन अपने लिमिट के बियॉन्ड करते हैं, जहां आप किसी भी तरह का कोई असिस्टेंस नहीं लेते हैं, दैट इज योर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप किसी तरह का कोई असिस्टेंस लेते हैं या फिर जैसे आप किसी चेयर का यूज करें, किसी बैंड का यूज करें, वॉल का यूज करें या फिर किसी पार्टनर की हेल्प से करें, दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज नोन एज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जहां पे लिखा है पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर जब आप एक स्टेशनरी वॉल को पुश कर रहे हैं तो वो वॉल जो है मूव नहीं होगी एंड आपकी भी मसल की जो लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो दैट विल बी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन जो है आपकी मसल के वो तीन तरह के होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एंड आइसोटोनिक। ये तीनों जो है इनको समझ लेना है, फिर इनको याद रखना बहुत इजी है। जैसे यहाँ पर लिखा है आइसोमेट्रिक, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है आइसो और एक होता है मैट्रिक। तो यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम एंड मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ। तो अगर आपकी मसल की लेंथ सेम रहती है या फिर मसल की लेंथ कांस्टेंट रहती है तो उस एक्सरसाइज को या फिर उस तरह के कॉन्ट्रेक्शन को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। जैसे कि आप यहाँ वॉल को पुश कर रहे हैं या फिर आप प्लैंक पोजीशन में हैं या फिर किसी भी ऐसी पोजीशन में जहां पे आपने अपनी मसल की लेंथ को होल्ड करके रखा है, दैट ऑल कम्स अंडर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोकाइनेटिक में आइसो का मतलब होता है सेम एंड काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड, यानी कोई भी ऐसा वर्कआउट या फिर इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन जहां पर आपके कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है एंड इट इज ओनली पॉसिबल ऑन मशीन्स, जैसे कि आप ट्रेडमिल पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब अगेन होता है सेम एंड टोनिक का मतलब होता है वेट, यानी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जहां पर आपका वेट कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड दीज थ्री आर द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। तो ये तीन चीजें हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, जिसपे बेस क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मिलता है। फिर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज आर क्लासिफाइड एज इंजरीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है वो कहाँ पर होती है, किन टिश्यूज में होती है या फिर किन टिश्यूज को हम सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर रखते हैं। तो बोन जो है ये हमारा सॉफ्ट टिश्यू में नहीं आता है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सिर्फ पहला ही होगा, मसल, लिगामेंट, टेंडन एंड स्किन, दे ऑल कम अंडर सॉफ्ट टिश्यूज। इसलिए इन चीजों में लगने वाली जो चोटें हैं उन्हें हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो जाएगा आपका स्प्रेन, स्ट्रेन या फिर आपकी स्किन में जो भी चोट लगती है जैसे एब्रेशन, लैक्रेशन, इंसीजन, ये सारे ही सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं।
फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्राज हेल्प इन रिलीव पेन आफ्टर हार्ट अटैक एंड एनी क्रोनिक कंप्लेंट्स। तो यहाँ पर जो मुद्रा है जो कि आपके योग वाले चैप्टर से आती हैं, यहाँ 4 तरह की मुद्रा लिखी है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी मुद्रा जो है वो हार्ट अटैक के पेन को रिलीव करने के लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा जो है उसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन प्रॉपर सर्कुलेशन इन द बॉडी। शून्य मुद्रा जो है वो आपकी बॉडी में मोशन सिकनेस या फिर हियरिंग इश्यूज जैसे वर्टिगो इनके लिए की जाती है। अपान वायु मुद्रा जो है वो हार्ट रिलेटेड डिजीज या फिर उन एलिमेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है। एंड जो पृथ्वी मुद्रा है वो बॉडी स्ट्रेंथ और एंजाइटी इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप करने के लिए हेल्पफुल होती है। सो द आंसर इज अपान वायु मुद्रा। आप जब भी कोई भी एमसीक्यू कर रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप उसके चारों ही ऑप्शंस के जो भी पॉसिबल आंसर्स हैं वो पढ़ें, ताकि जब आप एक क्वेश्चन करें तो उसके साथ में आपके ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएं। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लिखा है द एबिलिटी टू मेक सक्सेसिव मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस इफिशिएंटली एंड रैपिडली रिफर्स टू। तो ये जो है बात कर रहा है आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट का। आपके जो है टोटल 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं, जो कि होता है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी एबिलिटी है। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई ऑलरेडी, इसने आपको हिंट दे दी है एबिलिटी लिख के, यानी कौन सी एबिलिटी है जो आपको सक्सेसिव मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन को इफिशिएंटली एंड रैपिडली करने में हेल्प करता है। सो दैट इज योर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, जिसमें कोऑर्डिनेशन, अडेप्टेबिलिटी, डिफरेंशिएशन ये सारी चीजें आती हैं। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज नेचुरल मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो आपका जो नेचुरल मोटिवेशन है दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आता है, सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं। मोटिवेशन को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो आपके खुद सेल्फ से आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो आपको दूसरों से, फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कोई और दूसरा इंसान, कोई सेलिब्रिटी या फिर पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये सारी रिक्वायरमेंट या फिर इन सारी चीजों की वजह से जिस तरह का मोटिवेशन हमें मिलता है दैट कम्स अंडर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन है वो 2 तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपके आते हैं फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो कि आपने जेंडर के बेसिस पे पढ़े हैं कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। एंड जिसमें 2 चीजें और आती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप बात करें ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, तो दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके मतलब भी अलग अलग हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो इन दोनों की वजह से होता है, क्योंकि हर किसी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ जो ग्रोथ है वो बेसिकली डिपेंड करती है उसकी हेरिडिटी पे, उसकी जीन्स पे, कि उसकी ग्रोथ किस तरह से होगी, उसका अपीयरेंस किस तरह से होगा। एंड डेवलपमेंट जिसमें आता है उसका मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये आता है इन्वायरमेंट से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर इंसान अलग अलग है, वो इसलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट यूज्ड फॉर बॉडी कॉम्पोजिशन विच इज टू क्वांटिफाई एन इंडिविजुअल्स ओबेसिटी लेवल। तो यहाँ पर हमने बीएमआई में पढ़ा है कि जो बॉडी मास इंडेक्स होती है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो अंडर न्यूट्रिशन है, या फिर एवरेज में आता है, नॉर्मल वेट में है, या फिर उसका जो है ओवरवेट, या फिर वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। ये हम उसका बीएमआई निकाल कर पता कर सकते हैं। तो इट इज अ टेस्ट जो हमें किसी के भी ओबेसिटी लेवल को पता करने में हेल्प करता है। बीएमआई का जो ऐसा यूनिट है दैट इज केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर आपको किसी का भी बीएमआई निकालना है तो आपको उसका वेट जो कि केजी में, उससे डिवाइड कर देना है हाइट जो कि आप मीटर्स में लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ, यानी किसी की भी फ्लेक्सिबिलिटी को हम किस तरह से असेस करते हैं। अभी हमने पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है क्या है, जॉइंट्स के अराउंड रेंज ऑफ मोशन को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। एंड उसको नापने के लिए जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज नोन एज गोनियोमीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेंस मीटर की, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को नापने के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली जो है वो पेन को नापने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जो डायनेमोमीटर है ये स्ट्रेंथ को नापने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज ट्रीटमेंट इन विच वाटर इज यूज्ड इज कॉल्ड
यानी कोई भी ट्रीटमेंट, ये जो है ट्रीटमेंट वो बात कर रहा है आपकी रिहैबिलिटेशन के ट्रीटमेंट की। ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन जो है या फिर किसी भी तरह की आप फिजियोथेरेपी की बात करें तो वहां पे बहुत सारी थेरेपीज जो है जो अंडर वाटर यूज की जाती हैं, एंड दोज ऑल थेरेपीज आर नोन एज हाइड्रोथेरेपी, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है वो थेरेपी जहां पर आपकी कोल्ड मॉडलिटी का यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। जहां भी हीट मॉडलिटी का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं थर्मोथेरेपी, एंड फ्रिक्शन कम्स अंडर मसाज। तो ये जो है चारों चीजें या फिर ये जो थेरेपी है ये है आपकी फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी से आती हैं, और इन चारों पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज नॉट पोजेस्ड बाय फास्ट ट्विच मसल इन कंपैरिजन टू स्लो ट्विच मसल। तो सबसे पहले इन दोनों के हम डिफरेंस समझ लेते हैं। दो तरह के मसल फाइबर पाए जाते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर। स्लो ट्विच को हम टाइप 1 कहते हैं एंड फास्ट वाले को टाइप 2 कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्लो ट्विच की बात करें तो ये जो है लो इंटेंसिटी फाइबर्स होते हैं जो कि ऐसे वर्कआउट के लिए हेल्पफुल होते हैं जो आप ज्यादा देर तक करते हैं। ये स्लो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करते हैं, एटीपी फॉर्म करने के लिए यूजुअली एरोबिक मेटाबॉलिज्म का यूज करते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर। बट बात करें अगर हम टाइप 2 और फास्ट ट्विच मसल फाइबर की, तो इनका जो एक्टिवेशन है फास्ट होता है, बर्स्ट एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। दे हैव लेस नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड ब्लड वेसल्स। इनमें जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो कम होती है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। जबकि जो स्लो ट्विच फाइबर है वहां पर नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियाज जो है वो ज्यादा होती है एंड ब्लड वेसल्स भी ज्यादा होते हैं। ये जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज और एटीपेज का यूज करते हैं जो ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इनमें से कौन सी चीज जो है फास्ट ट्विच फाइबर में नहीं होती है, तो यस इसमें लेस मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, सही है। फास्ट कॉन्ट्रेक्शन स्पीड होता है, ये भी सही है। हाई एटीपेज होता है, ये भी सही है। बट दे आर नॉट लेस रेजिस्टेंट टू फैटीग, यानी वो बहुत जल्दी थक जाते हैं फास्ट ट्विच फाइबर, बल्कि जो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं वो देर में थकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी रेजिस्टेंट टू फटीग। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ फैट डिपोजिट सबक्यूटेनियसली इज डन बाय। तो जो फैट डिपोजिट है उसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया है, विच इज स्किन फोल्ड कैलिपर। स्किन फोल्ड कैलिपर से जो है इसका यूज किया जाता है किसी का भी बॉडी फैट परसेंटेज नापने के लिए, एंड ये हमेशा लेफ्ट साइड में ही मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बेस्ट वे आउट ऑफ द फॉलोइंग टू डिटरमाइन द कार्डियोवास्कुलर इफिशियंसी। तो इसमें कार्डियोवास्कुलर इफिशियंसी के लिए कौन सा बेस्ट टेस्ट यूज किया जाता है, दैट इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो ब्रूहा ने कंस्ट्रक्ट किया था 1943 में। ये भी कई बार आया है एग्जाम में, इवन नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस ईयर में कंस्ट्रक्ट हुआ है। कूपर टेस्ट जो है 12 मिनट रन वॉक टेस्ट होता है। जो मार्जारिया टेस्ट है ये एक एनारोबिक पावर को टेस्ट करने का टेस्ट है। तो यहाँ जो सही आंसर है दैट इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड प्रपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है नेट के पेपर में भी पूछा गया है, ये अलग तरह से पूछा गया है। वैसे जो क्वेश्चन है ये DSSB पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी के भी जो क्वेश्चन है वो मास्टर लेवल के होते हैं। तो इसका आंसर जो है दैट इज एंथ्रोपोमेट्री, यानी ह्यूमन बॉडी के साइज इन प्रपोर्शन को नापने को हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री में एंथ्रो का मतलब होता है मैन एंड मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ मैन, दैट इज नोन एज एंथ्रोपोमेट्री। फिर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, विच इज क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। तो सबसे पहली बात यह है कि क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट जो है वो है क्या। तो क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट जो है ये टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के जैसे ही है, उसका एक मॉडिफिकेशन है, और ये टेस्ट जो है 1973 में कंस्ट्रक्ट हुआ है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है 1943 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। वो टेस्ट भी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए था, एंड क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट भी सेम पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट हुआ था, वो भी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को ही मेजर करता है। बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस कि 1973 में टेस्ट जो है मैकार्डल एंड एसोसिएट द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। इस टेस्ट में 1 मिनट में 22 स्टेप्स करने होते हैं, सेम एज इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। 3 मिनट की एक्सरसाइज होती है यहाँ पर,
एंड एक्सरसाइज के खत्म होने के 5 सेकेंड बाद जो है पल्स काउंट किया जाता है 15 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ग्लैंड इज बेनिफिटेड बाय रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द नेक इन योग। तो यहाँ पर एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई भी आसन या वर्कआउट करते हैं तो वो वर्कआउट या वो आसन जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करता है वो उस ऑर्गन को बेनिफिट करता है एंड उसको स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक की, तो नेक रीजन में हमारा कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, दिस इज थायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में पाया जाता है। तो ऑब्वियसली द आंसर विड बी थायराइड। अगर हम बाकी की बात करें तो जो पेंक्रियाज है वो पाया जाता है आपके एब्डोमेन में, एंड अगर आप एब्डोमेन टारगेट वाले कोई भी आसन कर रहे हैं जैसे आप करते हैं मंडूकासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन, ये सब आपकी पेंक्रियाज की स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं। फिर जो है हमारा हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन में होता है एंड जो स्वेट ग्लैंड है वो स्किन में पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोमेट्री इज अ प्रोसेस बाय विच वी मेजर। तो एर्गोमेट्री जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो एर्गोमेट्री इज अ साइंस बाय विच वी मेजर द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क डन। यानी आप कोई भी ह्यूमन जितना काम करता है उसके उस काम को नापने का जो प्रोसेस है दैट इज एर्गोमेट्री। तो एर्गोमेट्री जो है वो बेसिकली मसल पोटेंशियल को नापने के लिए यूज किया जाता है। सो द आंसर विल बी द मसल पोटेंशियल। एंड बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो लंग कैपेसिटी को हम वेट स्पायरोमीटर से नापते हैं एंड ब्रेन एक्टिविटी को नापने के लिए जो है EEG का यूज किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस स्किल इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो टेनिस स्किल टेस्ट जो टेस्ट है, दो तरह से टेस्ट यूजुअली हम क्लासिफाई करते हैं, एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, एक स्किल बेस्ड टेस्ट होते हैं जो हर एक गेम की स्किल को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो टेनिस है उसकी स्किल को यूज करने के लिए जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था दैट वाज डायर्स टेनिस टेस्ट जो कि 1935 में JT डायर ने किया था एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन नेट। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट जो है, मैकडोनाल्ड टेस्ट वो किसके लिए है, सॉकर की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है। क्रॉस वेबर टेस्ट जो है मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए होता है एंड मिलर वॉल वॉली टेस्ट इज फॉर बैडमिंटन। तो इस तरह जो है ये टेस्ट, इस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है किस ईयर में कंस्ट्रक्ट हुआ है एंड ये किस गेम की स्किल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द नेम मर्जरी आसन इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मूवमेंट्स एंड पोजिशन ऑफ विच एनिमल। तो मोस्टली जो हम अपने आसन पढ़ते हैं वो सारे ही आसन किसी ना किसी एनिमल के नेम पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि जो भुजंग आसन है विच इज नोन एज कोबरा पोज, मंडूकासन जो है वो फ्रॉग के लिए है, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो मर्जरी आसन है दिस इज फॉर कैट पोज जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है एंड दिस आसन इज गुड फॉर बैक पेन और चेस्ट के लिए आसन जो है वो अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे, अपने अगले सेगमेंट में हम अगले 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए जो चीजें हैं वो हेल्पफुल हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस एंड फॉर सच मोर कंटेंट कीप फॉलोइंग एंड स्टे ट्यून्ड।